देश की जनता को आज इस बहस से मालूम पड़ना चाहिए। मान्यवर, आपातकाल अभी बड़ी बड़ी उद्दात भावनाओं का स्मरण कांग्रेस के मेरे दोनों सदनों के साथी सदस्य कर रहे थे। यंग सदस्य करे तो मैं समझता हूं, शायद इन्होंने इतिहास न पढ़ा हो, मगर जो लोग आपातकाल के वक्त थे वो भी करते थे। किसी की भी स्मृति इतनी अल्पकालीन कैसे हो सकती है? मान्यवर, क्या हुआ था आपातकाल में? लाखों लोग कोई अपराध के बगैर जेल में ठूस दिए गए। लाखों लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी बाकी नहीं है। आज इनके साथ बैठे हैं, उनमें से भी कुछ लोग जेल में थे, वो भी नहीं बोलते हैं। न्यायालय में डर का माहौल, मीडिया पर सेंसरशिप। इंडियन एक्सप्रेस ने अपना संपादकीय एक भी शब्द लिखे बगैर का कोरा संपादकीय प्रकाशित करा, क्योंकि लिख नहीं सकते थे। श्रीमान शुक्ला साहब से एडिट कराना होता था, वापिस ही नहीं आता था, तो उन्होंने कोरा अखबार ही निकाल दिया। इस तरह से विरोध किया और तय हो गया मान्यवर, एक व्यक्ति कहेगी वो ही कानून होगा। और क्यों किया? देश पर आक्रमण हुआ था क्या? देश की आंतरिक सलामती ठीक नहीं थी क्या? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ इतना हुआ था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको सांसद के रूप में अयोग्य ठहरा दिया था। अपनी कुर्सी जाने वाले, चुनाव नहीं कराना था। और मान्यवर, जब पार्लियामेंट, जब इसको चैलेंज किया गया और न्यायालय में, सर्वोच्च अदालत में जब चर्चा चली, तब उन्होंने कहा, नीरज डे को पूछा कि आर्टिकल 21 के तहत के अधिकार इमरजेंसी में समाप्त हो सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा यस सर। साहब, कोई भी वकील को यस सर कहने की इतनी बड़ी फीस नहीं मिली होगी। नीरज डे 11 साल तक अटॉर्नी जनरल रहे, एक यस सर कहने का। मान्यवर, डीओ ड्राफ्ट जो होता है वो कैबिनेट में, कैबिनेट मंत्रालय से आता है। कैबिनेट मंत्रालय में डीओ ही नहीं है। कैबिनेट का जो प्रस्ताव होता है कैबिनेट मंत्रालय के थ्रू जाता है, मगर आज कैबिनेट में कोई रिकॉर्ड नहीं है कैबिनेट मंत्रालय में। मैं तो छोटा था मान्यवर, मुझे जेल में नहीं जाना पड़ा। मेरी आयु होती तो मेरा भी सौभाग्य होता, पूरे 19 महीने इसके विरोध में मैं जेल में रहना पसंद करता, परंतु मैं छोटा था। मुझे इमरजेंसी की मालूमात कैसे पड़ी? मैं बीना का गीतमाला सुनता था, बीना का गीतमाला अचानक बंद हो गई, तो मैंने घर में झगड़ा किया कि बीना का क्यों गीतमाला क्यों नहीं आती। मेरे पड़ोस वाले चाचा ने कहा, किशोर कुमार के साथ इंदिरा जी का झगड़ा हो गया है, बीना का गीतमाला में किशोर कुमार का आवाज नहीं आना चाहिए। तो नए गीतों की रिकॉर्डिंग हुई और किशोर कुमार और लता मंगेशकर के ड्यूएट गीत भी लता दीदी की आवाज में ही पूरे देश ने 19 महीना सुने। साहब देखिए, डेमोक्रेसी की बात करें मान्यवर, इस प्रकार की कृति, ऐसा दंड दिया देश की जनता ने उनको कि अब स्वप्न में भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी कृति कोई न करे, इसलिए ये बहस जरूरी है। और मान्यवर, हम तो संविधान का सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिन मनाने की बात रखी, तो एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा, क्या जरूरत है संविधान दिन? 26 जनवरी तो है। बोले, भाई संविधान को जितनी भी बार स्मरण करोगे, इसकी भावनाओं के प्रति आपकी आस्था दृढ़। और मान्यवर, इसलिए नरेंद्र मोदी जी संविधान दिन मनाते हैं और संविधान के निर्माताओं की पुण्य स्मृति में मनाते हैं। मान्यवर, उस वक्त आज ही मुझे किसी शायर ने दुष्यंत कुमार की पंक्ति भेजी है इमरजेंसी के लिए। मैं ज्यादा भाषण इमरजेंसी पर करना नहीं चाहता, परंतु मैं जरूर कहना चाहूंगा। दुष्यंत कुमार की पंक्ति है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े हाल कपड़े पहने हुए
मैंने उसको नाम पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं संविधान हूं। दुष्यंत कुमार जी की कविता है, मान्यवर, इंदिरा जी को समर्पित है। मान्यवर, जब संविधान बन रहा था, संविधान के हर आर्टिकल पर चर्चा चल रही थी। हम आजाद हो गए थे, आजाद हुए थे, पर हमारा देश कोई नया नहीं बना था। हम तो हजारों सालों से दुनिया में सबसे चिर पुरातन संस्कृति, चिर पुरातन धर्म और चिर पुरातन समाज जीवन लेकर निकले हुए देश हैं। हाँ, एक कालखंड के लिए गुलाम हो गए, आजादी मिली, आगे देश कैसे चले इसका एक डॉक्यूमेंट बनाना था। तो उस डॉक्यूमेंट में चर्चा में आया कि अब देश का नाम क्या हो। अंग्रेज लिख कर गए थे इंडिया, क्योंकि वो भारत को जानते ही नहीं थे। वहां जो प्रचलन में शब्द होंगे यूरोप में, वो शब्द उन्होंने हम पर थोप दिया था, और गुलामी की मानसिकता ने इसको स्वीकार भी किया था। मगर जब आजाद हुए तब इस पर चर्चा हुई, और अब उस वक्त के सदस्य सेठ गोविंददास ने दरखास्त किया कि देश का नाम भारत रखना चाहिए। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पीछे देखने की जरूरत नहीं है, भविष्य की ओर देखिए। और मान्यवर, देश के नाम के अंदर इंडिया भी रहा, भारत भी रहा। खैर, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु नजरिए का सवाल है। अगर इंडिया के चश्मे से भारत को देखोगे तो भारत समझ में नहीं आएगा, पूरा जीवन चला जाएगा। और इसलिए इन्होंने अपने गठबंधन का नाम भी इंडिया ही रखा है, इसीलिए रखा है, वो ही सोच से चलना है। और मान्यवर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकास तो करना है, दुनिया में सबसे आगे बढ़ना ही है, विकास के साथ साथ विरासत को भी अपना कर आगे बढ़े। गुलामी की हर परंपरा को हम समाप्त करना चाहते हैं। हम एक आजाद मुल्क है, सार्वभौमत्व से लैस मुल्क है, किसी की परंपरा हमें स्वीकार नहीं है। परंपरा बदलनी है तो हम बदलेंगे, नए कपड़े हर कोई पहनता है, हम भी पहनेंगे, परंतु हमारी पुरानी परंपराओं पर हमें शर्म नहीं है। और मान्यवर, क्या किया नरेंद्र मोदी ने? राजपथ, जो अंग्रेज सम्राट के सम्मान में नाम रखा गया था, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा था। इंडिया गेट पर किंग पंचम जॉर्ज की मूर्ति लगी थी, मूर्ति हटा दिया, शर्म के मारे में, स्थान खाली था, हमने वहां सुभाष बाबू की प्रतिमा लगा। मान्यवर, नेवी का चिन्ह जो देकर गए थे वही चलता था। हमने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी के चिन्ह को हमने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमने बनाया, और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान की ज्योति को विलीन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी। संसद के अंदर राजा जी ने जो उदात्त भावनाएं व्यक्त की थी, जिसको जवाहरलाल जी ने भी स्वीकारा था, मगर बाद में शर्म का एहसास हुआ, सेंगोल को इलाहाबाद के म्यूजियम में भेज दिया। नरेंद्र मोदी जी ने विधिवत तरीके से सेंगोल को संसद के अंदर प्रस्तावित कर नई संसद बनाई, और विश्व भर में चोरी की गई मूर्तियां, आर्टिफैक्ट्स जो थे, वो 345 हजारों साल पुराने हमारे मूर्तियां और आर्टिकल्स, उसको वापस लाने के लिए हमारे विदेश मंत्रालय ने काम किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पूरा देश अंग्रेजी में चले, ऐसे षड्यंत्र चले इतने सालों तक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने कंपलसरी कर दिया, बच्चे की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। मान्यवर, मातृभाषा में आईएएस आईपीएस का एग्जाम नहीं दिया जाता था, हमने वहां
मातृभाषा में एग्जामिनेशन को किया। अभी तमिलनाडु के सदस्य बोल रहे थे, पहले आप जिनके साथ बैठे हो उनके शासन में तमिल में IAS IPS का पेपर नहीं लिख सकते थे। आज तमिल मीडियम में बड़ा हुआ बच्चा गर्व के साथ देश का टॉप ब्यूरोक्रेट बन सकता है। ये व्यवस्था हमने करी। मान्यवर, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह का नाम जो अंग्रेज रखे थे वो छोड़कर गए थे। सुभाष बाबू ने जब अंडमान निकोबार जीता तब उन्होंने नामकरण किया था शहीद और स्वराज, उसको भुला दिया गया। आजादी के बाद फिर से अंग्रेजों का नाम वापस लाए। नया न रखो कोई बात नहीं भाई, सुभाष बाबू ने रखा निकाल दिया, हमने डंके की चोट पर सुभाष बाबू के नाम शहीद और स्वराज दोनों वापस लाने का काम किया। ल्यूटियन में रेस कोर्स रोड पर रहते थे, हमने लोक कल्याण मार्ग करा। डेलहाउसी रोड का नाम दारा सिकोह के नाम से किया और निर्मला जी ब्रीफकेस की जगह वही खाता लेकर आज जब बजट देती है तब पूरे देश भर के भारतीय संस्कृति के लोगों को आनंद होता है। मान्यवर, 1500 से ज्यादा पूरे नए कानूनों को हमने समाप्त करने का काम किया। इन्होंने अपने परिवार की प्रसिद्धि के अलावे कुछ नहीं किया। हजारों जगह पे गांधी नेहरू परिवार के नाम मिलेंगे और किसी का नहीं। सुभाष बाबू का पुतला भी हमने लगाया। मान्यवर, हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया। जवाहरलाल जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी के पहले जितने बने वो सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन कवन को हमने दिखाने का काम किया। वहां पहले सिर्फ जवाहरलाल जी का मिशन, G20 की अध्यक्षता हमने की और भारतीय सांस्कृतिक और वैश्विक समन्वय को हमने प्रोत्साहित। राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार, काशी उज्जैन शारदा पीठ, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, योग को वैश्विक पहचान और 160 साल पुराने कानूनों को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम पीछे नहीं गए। ऐसा वो मानते थे पीछे चले जाओगे, पीछे नहीं गए। पीछे तो आप छोड़कर गए थे। आप 14वें नंबर पर छोड़कर गए थे, अटल जी 11 पे लाए, फिर 11 से नीचे नहीं गए, देश पर बड़ा उपकार किया। मोदी जी 11वें से 5वें नंबर पर लाए और 27 में 3रे नंबर पर पहुंच गए। मान्यवर, अभी कुछ नेताओं को आरक्षण में चुनाव जीतने की फॉर्मूला दिखाई पड़ती है। आरक्षण 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 कोई आज की कल्पना नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने की। आर्टिकल 15 और 16 में SC ST और OBC को आरक्षण का प्रोविजन किया गया। मान्यवर, ये मूल प्रोविजन है, कोई नया नहीं है। इतनी जोर से आरक्षण 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 कर छाती चौड़ी कर चिल्लाते। आज मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आरक्षण विरोधी पार्टी है। मान्यवर, इनका कहना और करना दोनों अलग है। मान्यवर, आरक्षण के लिए नेहरू जी के उद्गार अंत में मैं बताऊंगा, परंतु OBC को आरक्षण देने के लिए 1955 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। मान्यवर, इसका रिपोर्ट कहां है? दोनों सदन के रिकॉर्ड पर मैंने ढूंढा, कहीं नहीं, बुला दिया गया। क्यों? क्योंकि OBC को आरक्षण मिलता था। बैठिए ना, मैं प्रक्रिया बताता हूं। अर्ध सत्य नहीं बोलता हूं भाई। एक सेकंड। छिपा कैसे सकते हो? बाबा साहब आंबेडकर का संविधान है, देश में लोकतंत्र है, कैसे छिपाओगे? मान्यवर, कोई भी रिपोर्ट आता है, अरे सुनो, कोई भी रिपोर्ट आता है उसको कैबिनेट के सामने रखना पड़ता है, फिर इस पर कार्यवाही जो की उसकी रिपोर्ट के साथ संसद के सामने रखना है। सही कह रहे हैं, उन्होंने संसद में लाने की जगह पुस्तकालय में रख दिया। OBC का आरक्षण
आरक्षण इन्होंने लाइब्रेरी में रख दिया। और मान्यवर, अगर काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट स्वीकार कर लिए होते तो 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट की जरूरत ना पड़ती। मंडल कमीशन का रिपोर्ट कमीशन ही इसलिए बनाया गया क्योंकि काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट स्वीकारा नहीं, और 80 में मंडल कमीशन का भी रिपोर्ट आ गया, किसी ने इसका अमल नहीं किया। अमल कब हुआ? जब 90 में इनकी सरकार गई तब अमल हुआ। और मान्यवर, तब तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 90 में, अरे सुनिए मान्यवर, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को जब स्वीकार किया गया, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे श्रीमान राजीव गांधी। मैंने राजीव गांधी जी के सभी भाषणों को खंगाला। सबसे लंबा भाषण मंडल कमीशन के रिपोर्ट के विरोध करने के लिए किया है। और इन्होंने कहा पिछड़ों को आरक्षण देने से इस देश में योग्यता का अभाव हो जाएगा। अब ये तो आपके विचार है। मान्यवर, राजीव गांधी की स्पीच भी, श्री राजीव गांधी की स्पीच भी लोकसभा के रिकॉर्ड पर पड़ी है। लाइब्रेरी में आप जाते हैं, लोकसभा की स्पीच निकलवा कर नहीं पढ़ते। जयराम जी, पढ़ लीजिए एक बार। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया मान्यवर? ओबीसी कमीशन को नरेंद्र मोदी जी ने मान्यता दी, पिछड़ा वर्ग का सम्मान किया, नेट, नीट, जेई, उसमें ओबीसी का आरक्षण किया। और इन्होंने क्या किया? अभी भी ये तो सब नेहरू जी, इंदिरा जी और अब भी चलता रहता है। एक इन्होंने क्या किया? झूठ बोलना शुरू किया कि हम आरक्षण बढ़ा देंगे, आरक्षण बढ़ा देंगे। आरक्षण बढ़ाना चाहिए, आरक्षण 50% से ज्यादा बढ़ा। ये क्यों बढ़ाना है मैं बताना चाहता हूँ। मान्यवर, झूठ नहीं, असत्य, झूठ की जगह असत्य। चलिए मान्यवर, खड़गे जी की बात को स्वीकार कर लेता हूं। उन्होंने झूठ नहीं बोला, वो सत्य से परे बोले हैं, वो नहीं बोलना चाहिए। मान्यवर, इन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण करने की वकालत की। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है। धर्म के आधार पर आरक्षण ये गैर संवैधानिक है। मान्यवर, संविधान सभा की कोई भी डिबेट आरक्षण के प्रावधान करने वाले आर्टिकल की पढ़ लीजिए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण पिछड़ापन के आधार पर। मान्यवर, मगर दोनों राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता है क्योंकि 50% की सीमा, वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मान्य, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। इस संविधान विरोधी। मान्यवर, मैं अब अरे दिया है। मान्यवर,
इससे तो ये बच जाएंगे। मगर मैं रिकॉर्ड पर से कुछ कोट अनकोट कहना चाहता हूं, जो संविधान सभा की चर्चा का रिकॉर्ड है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, मैं ये देखकर सचमुच आश्चर्यचकित हूं कि नियुक्तियों में आरक्षण के सिद्धांत को कितनी देर तक ले जा रहा है, मतलब कितना बढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल अच्छा है। ऐसा लगता है कि मुदलियार और ब्राह्मणों के सिवा लगभग सभी जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर देंगे। मान्यवर, सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए इनके विचार थे। मैं इस बात से चिंतित हूं कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए जिस तरह से बहुत सारी जातियां और समूहों के आरक्षण के प्रस्ताव आते हैं, ये बहुत बुरी प्रवृत्ति है। इससे सरकारी कामकाज और आम तौर पर विकास और सार्वजनिक जीवन में गिरावट आएगी। मान्यवर, ये इनके विचार है, आज तक नहीं बदले, आज तक नहीं बदले, यही विचार है। मगर अभी जोर से बोलना, एक शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर सकता, आगे गलती हो गई थी, असत्य बोलना और सार्वजनिक रूप से बोलना, इस सिद्धांत को कुछ नेताओं ने स्वीकार किया। मान्यवर, हमारे संविधान के डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भाग 4 के अनुच्छेद 44 में एक एंट्री है जो कॉमन सिविल कोड की यूसीसी की बात करती है। क्योंकि हमारे संविधान का फैब्रिक पंथ निरपेक्ष है, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए, इसका हमारा संविधान पक्षधर है। मान्यवर, ये यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने, अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए। मगर हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। आर्टिकल 14 और 15 का ये भंग है। अंबेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, ये सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं।
मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं, वो कहते हैं कौन रोकता है, हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। आज तक नहीं मिला, वो भी कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की नीति थी। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में आम्बेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो आम्बेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए, यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक आम्बेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। आम्बेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर आम्बेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा दीक्षा वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि आम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। मान्यवर, मान्यवर, 370 पर कई बार चर्चा हुई है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता।
सब जानते हैं कि एक टेम्पररी प्रोविजन को अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में 70 साल तक कांग्रेस ने खिलाने का काम किया और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने, एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़ और मान्यवर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ? 35,000 पंचायत के सदस्य आजादी के बाद पहली बार चुनकर आए, 2 करोड़ 11 लाख एक वर्ष में पर्यटक आए, पत्थरबाजी शून्य हो गई, आतंकवादी घटना 92% कम हो गई, एरिया डोमिनेशन बढ़ा। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में रात्रि का शो चल रहा है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकला। पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल और वाल्मीकि को आरक्षण मिला।